हेलो दोस्तों, आज हम सच्चे प्यार की एक कहानी सुनने वाले हैं जो कि एक सत्य घटना है और यह घटना गुजरात के एक गांव की है। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। गुजरात के काठियावाड़ के देवगाम नामक एक छोटे से गांव में एक आयर रहता था जिसका नाम था धमल। उसका एक जवान बेटा था जिसका नाम था नाग। नाग की शादी अभी 4-5 महीने पहले ही हुई थी। घर में रंभा जैसे सुंदर पत्नी आई थी। इसी नवविवाहित दंपति आयर युवक नाग और उसकी पत्नी के बीच बातें हो रही थी और बातें कुछ इस तरह की थी। पत्नी बोल रही थी, इतना सारा प्रेम कैसे सहा जाएगा? विधाता हमारी जोड़ी इतनी जल्दी तो नहीं तोड़ देगा ना? पति बोला, ऐसे अशुभ बातें क्यों कह रही हो? नहीं नहीं, लेकिन सोचो, अगर अचानक मेरी मौत हो जाए तो फिर आपके बिना जिक्र क्या करना? मरना कोई आसान बात है? यह खिलता हुआ यौवन, यह छलकता सौंदर्य, यह संसार की मिठास, क्या इन्हें त्यागना इतना आसान है? यह तो बस बातें हैं, बातें। हो सकता है पुरुष जाति को अपने प्राण किसी के लिए न्योछावर करना मुश्किल लगे, लेकिन स्त्री जाति तो अनादिकाल से पति की चिता ऊपर चढ़ती आई है आयर, पत्नी ने जवाब दिया। आधी रात को अपने कमरे में चारपाई पर बैठे बैठे जैसे चातक पक्षी की जोड़ी बारिश की आस लगाती है, वैसे ही यह भूला भाला स्त्री पुरुष अपने प्रेम का वर्णन कर रहे थे। मधम मधम दीपक जल रहा था और बातों ही बातों में दिए की लो धीमी पड़ गई थी। नाग के मन में चल रहा था, ओह, यह स्त्री मुझसे कितना प्रेम करती है, मेरे बिना यह बेचारी तड़प तड़प कर मर जाएगी। हर रात ऐसी ही बातें होती थी। पत्नी अपने पति को छेड़ती, आयर, अगर मैं मर जाऊं तो आप क्या करोगे? गले में हल्की रूंधी हुई आवाज में नाग कहता, मेरी कसम, ऐसा मत बोलो। नहीं नहीं, लेकिन देखो, यह माथे की लट बार बार उड़कर चेहरे पर आ रही है। कहते हैं कि जिन स्त्रियों के साथ ऐसा होता है वे जल्दी मर जाती है और उनके पति तुरंत दूसरी शादी कर लेते हैं। नाग ने कहा, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूं, ऐसी बातें मत करो। इसमें क्या है? पुरुष जाति के लिए पत्नी का मरना और जूता फट जाना दोनों बराबर होते हैं। अगर मैं मर जाऊं तो क्या आप दूसरी शादी नहीं करेंगे? आयर ने गहरी सांस ली और कहा, इसका तो केवल भगवान ही उत्तर दे सकते हैं। तो क्या तुम मेरे बिना सुखी रहोगे? इतने भावनात्मक प्रहार आखिर कब तक सहे जाते? होठ कांपने लगे, आवाज भीग गई और नाग ने हल्की झुंझलाहट में कहा, एक बार मरकर तो देखो, फिर जान जाओगी मुझे नखरे नहीं आते। अपने पति की ममता देखकर स्त्री उसे गले लग गई और जोर से हंसते हुए ऐसी बातों को उड़ा दिया। दोनों फिर से मजाक मस्ती में लग गए। हर रात ऐसी बातें होती थी और सुनने वाला एक तीसरा व्यक्ति भी था। वह था नाग का पिता धमल खुद। हालांकि झोपड़ी छोटी थी, इसलिए धमल उसी कमरे की ओसरी में सोता था और देर रात जब यह युवा जोड़ी अपनी गहरी बातों में मग्न होती तो उसे अनचाहे ही सब सुनाई दे जाता। यह सुनकर वह मन ही मन हंसता। उसके भीतर विचार आता, देखो तो इन नवयुवकों को, ताजे प्रेम में इतने दीवाने हो गए हैं कि प्राण त्यागने की बातें कर रहे हैं। एक दिन परीक्षा लेकर देखूंगा। और हर रात और दिन वही का क्रम, वही बातें होती। हर सुबह नाग जल्दी उठकर हल बैल लेकर खेत की ओर चला जाता और देर शाम झालर के समय लौटता। दोपहर में आयरानी खाना लेकर खेत पर जाती। शाम होते ही जैसे बछड़ा अपनी माँ की प्रतीक्षा करता है, वैसे ही वह ओसरी में खड़ी रहकर नाग के बैलगाड़ी की आवाज सुनने का इंतजार करती। वैसे ही एक दिन, उस दिन नाग खेत पर गया था। बैलों को हाँकते हुए वह प्रेम भरे दोहों को गुनगुना रहा था। ऊपर पेड़ों की छांव में कोयल कुकू कर रही थी। हवा में बांसुरी की धुन गूंज रही थी, मानो कोई प्रियतम अपने साजन को बुला रहा हो। दूर धुरियों के बीच बहता पानी यूं प्रतीत हो रहा था मानो कोई नदी किसी परदेशी की ओर दौड़ चली जा रही हो। दोपहर हो गई। गांव की राह पर आयर अपनी बड़ी बड़ी आंखें फैलाए देख रहा था कि कहीं वह खाना लाने वाली आती दिखे। आज उसकी लहराती लाल ओढ़नी क्यों नहीं दिख रही? तभी नाग का पिता धमल वहां पहुंचा। नाग ने उसकी ओर देखा तो पिता के चेहरे पर उदासी की गहरी परछाई दिखी। क्या हुआ बापू, इतने चिंतित क्यों हो? आंखें पोंछते हुए धमल भारी स्वर में बोला, बेटा, बहुत अनहोनी हो गई,
तुम्हारी पत्नी को सांप ने डस लिया, बेटी मेरी। कुछ ही देर में उसने दम तोड़ दिया, तुम्हें बुलाने का भी समय नहीं मिला। वह कहाँ है? नाग के गले में से मुश्किल से आवाज निकली। उससे अंतिम संस्कार के लिए ले गए। वह स्तब्ध हो गया, उसकी आंखों में से आंसू उमड़ पड़े। वही जमीन पर बैठ गया, मानो उसके जीवन की सारी शक्ति चली गई हो। नाग को अचानक वह रात याद आई जब उसकी पत्नी ने उससे पूछा था, अगर मैं मर जाऊं तो तुम क्या करोगे? उसने तब मजाक में कहा था, एक बार मरकर तो देखो, फिर जान जाओगी। आज वह सवाल एक भयानक हकीकत बन गया था। उसकी दुनिया उजड़ चली थी। इतना बड़ा हादसा हो गया, यह कहते ही नाग ने अपने पास रखा तेज धार वाला कटार उठा लिया और अपने पेट में उतार लिया। हा हा हा! उसके पिता ने दौड़कर उसे रोकना चाहा, लेकिन तब तक नाग का खून जमीन पर फैल चुका था। घाव ठीक कलेजे के बीच में लगा था। जीवित रहने की कोई उम्मीद नहीं थी। नाग ने वही दम तोड़ दिया। उसके पिता फूट फूट कर रो पड़े। उसकी पत्नी भी रोते रोए बेसुध हो गई। वह अपने पति की जलती चिता के सामने खड़ी थी, लपटों को देख रही थी और अंदर ही अंदर डूल रही थी। समय बीतता गया। 14वें दिन उसके मायके से लोग उसे वापस ले जाने के लिए आए। वह बैलगाड़ी में बैठकर चली गई। रास्ते में जब वह अपने पति की ताजी चिता के पास से गुजरी तो उसकी आंखों से कुछ आंसू टपक पड़े, लेकिन दिल के दर्द को भुलाने में कितना समय लगता। 12 महीने बीत गए। धीरे धीरे नाग की यादें उसके दिल से मिटने लगी। जीवन आगे बढ़ने लगा। और एक दिन उसके यौवन ने उसके कान में फुसफुसाया, अब और कितना इंतजार करोगी? कोई देर नहीं लगी, लगती भी कैसे। कुछ समय बाद उसके भाइयों ने उसका दूसरा विवाह किसी और गांव में आयर युवक के साथ तय कर दिया। नए ससुराल से लोग उसे लेने आए। दुल्हन को सजाया गया, मांग में सिंदूर भरा गया और वह घूंघट में बैठकर बैलगाड़ी में सवार हो गई, अपने नए घर की ओर रवाना हुई। संयोग या भाग्य, शाम का वक्त था। जब बैलगाड़ी देवगाम गांव के पास से गुजरी तो कुछ मेहमान रास्ते में रुककर नाश्ता लेने के लिए गांव की ओर चले गए। लेकिन गांव के चौक में उस रात भवाई खेला जा रहा था। भवाई जो कि गुजरात का एक लोक नाटक है। युवक नाटक देखने में इतना मग्न हो गए कि नाश्ते की बात भी भूल गए और उन्हें बड़ी देर हो गई। किंतु इधर दुल्हन घूंघट के पीछे बेचैनी महसूस करने लगी। वह बैलगाड़ी के पर्दे को थोड़ा हटाकर बाहर झांकती है। तभी उसकी नजर सामने गई। कौन खड़ा था वहां? वहां एक ताजा स्मारक, जिसे गुजराती में पाड़ियो कहते हैं, रक्त की तरह लाल सिंदूर में रंगा निर्जीव पत्थर, उसका एक पाड़ियो। कुमकुम के चांदले वाले उस युवती को याद आया, वह पहली बार की शादी। मायरा में बैठा वह विशाल छाती वाला युवा, जिसकी नई नई उगी मूछें उसके हल्के हल्के पानेतरों के बीच से निहारी थी। उसे याद आई पहली सुहागरात और ऐसी ही कई जगमगाती रातें। उसे याद आए वे आधी रात के पहर जब दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। और आखिर में उसे याद आया वह खंजर जो उसके दिल में गड़ा हुआ था। ससुराल जाने के लिए तैयार हुई वह आयरानी एक गहरी सांस भरकर रह गई और उसने एक निश्वास छोड़ा। उधर आंगन में गांव के लड़के 7 ताली खेल रहे थे और राहगीरों से पूछताछ कर रहे थे कि शादी की विदाई में कौन कौन है। उनमें से एक चारण का लड़का चुपचाप पेड़ की आड़ में खड़ा था। वह चतुर लड़का जान गया था कि यह तो नाग आयर की पत्नी है, जो आज ही दूसरी शादी करके नए ससुराल जा रही है। उसने रात का दृश्य देखा था। पालियों के सामने सिर झुकाए वह बैठी थी, जो उसने देख लिया था। चारों ओर की नीरव शांति में उसने उसका गहरा निश्वास सुना और मौके का फायदा उठाकर चारण ने एक दोहा जोर से कह डाला, नाग देख तो सही, अपने पवित्र हृदय को व्यर्थ न कर। वे तेरी चिता पर जलने नहीं आई, बल्कि अपनी नई गृहस्थी बसा ली है उसने। हे नाग, गहराई से देख, जिस पर तूने प्रेम लुटाया वह तेरी चिता ऊपर जलने नहीं आई। इतना ही नहीं, बल्कि वह तो अपने नए पति के साथ बसने चली गई। आयरानी ने यह दोहा सुना, शब्दशः सुना। उसे सब कुछ याद आ गया। वह अपने विदाई के रथ से उतरी, पालियों के पास जाकर बैठ गई। अपने नए सगे संबंधियों के सामने पूरी कहानी उसने रोते रोते सुनाई।
फिर अपने प्रियतम की याद में पालियों के सामने चिता जलाई और उसी श्रृंगार में मांग में वही कुमकुम लगाए वह आयरानी चिता पर चढ़ गई। ऐसी तो कई कहानियां हमारे लोक साहित्य में छिपी पड़ी है जो कि सच्ची घटनाएं भी है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती हो तो हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।